On the right hand. Oh, goodness. What fun. पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि ब्रॉटन के नियम क्या हैं। वह प्राचीन मुक्केबाजी थी, लेकिन आधुनिक यानी तत्कालीन मुक्केबाजी में मार्क्वेस एवं क्वींसबेरी के नियमों का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं कि मार्क्वेस और क्वींसबेरी के नियम क्या हैं और कैसे इनकी शुरुआत हुई। सन 1867 लिली ब्रिज में मार्क्वेस और क्वींसबेरी के नियम तैयार किए गए, जिसका श्रेय जॉन चैम्बर्स को जाता है, और यह नियम मार्क्वेस और क्वींसबेरी के संरक्षण में प्रकाशित हुए, जिसकी वजह से इन्हें मार्क्वेस एवं क्वींसबेरी का नाम दिया जाता है। मार्क्वेस एवं क्वींसबेरी का पहला नियम। दूसरा नियम, फाइट के दौरान एक मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को पकड़ नहीं सकता। तीसरा नियम, नॉकआउट। यदि एक मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को अपने मुक्के के प्रहार से यदि गिरा देता है और प्रतिद्वंदी मुक्केबाज का कोई भी हिस्सा ज़मीन को टच करता है यानी फ्लोर को टच करता है, तो रेफरी यानी निर्णायक के द्वारा 10 काउंट्स किए जाते हैं। यदि 10 काउंट्स किए जाने तक मुक्केबाज नहीं उठता है या असमर्थ होता है तो उसे नॉकआउट घोषित किया जाता है। चौथा नियम, TKO यानी टेक्निकल नॉकआउट। यदि कोई मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को लगातार अपने प्रहारों से गिरा रहा है यानी ड्रॉप कर रहा है, तो उस स्थिति में रेफरी के संज्ञान के अनुसार यदि रेफरी मुक्केबाज को इस स्थिति में पाता है कि मुक्केबाज अगले राउंड्स में यानी फर्दर मुकाबले को आगे बढ़ाने में असमर्थ है, तो रेफरी के द्वारा इस मुकाबले को टेक्निकल नॉकआउट घोषित किया जाता है। पांचवा नियम, नो क्लिंचिंग। यदि फाइट के दौरान दोनों मुक्केबाज एक दूसरे के समीप आते हैं या एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह बिल्कुल अमान्य होता है और रेफरी के द्वारा इसे निर्देशित भी किया जाता है। छठा नियम, नॉकडाउन। यानी फाइट के दौरान यदि एक मुक्केबाज अपने प्रहार से दूसरे मुक्केबाज को नीचे गिरा देता है यानी उस प्रतिद्वंदी मुक्केबाज का कोई भी हिस्सा ज़मीन पे टच होता है, तो रेफरी काउंट करना शुरू कर देता है। यदि 8 काउंट तक प्रतिद्वंदी मुक्केबाज खड़ा होकर फाइट को आगे बढ़ाने के लिए हाँ करता है, रजामंदी देता है, तो उसे नॉकडाउन करार दिया जाता है। सातवां नियम, फाउल्स। फाइट के दौरान यदि कोई मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को गलत तरीके से वार करता हुआ पाया गया, तो उसे फाउल कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। आठवां नियम, डिस्क्वालीफाई। यदि फाइट के दौरान कोई मुक्केबाज ऐसी अप्रासंगिक हरकतें करते हुए पाया जाता है जिसे बॉक्सिंग के विरुद्ध कहा जाएगा, तो रेफरी के नियमानुसार उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या फिर किसी मुक्केबाज को वार्निंग देने के पश्चात वह उन नियमों का फॉलो नहीं करता है, तो रेफरी के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। प्रोफेशनल तथा एमेच्योर बॉक्सिंग में अंतर, यानी व्यावसायिक तथा शौकिया मुक्केबाजी का अंतर हम इसे कह सकते हैं। तो इसको 4 प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग और एमेच्योर बॉक्सिंग में क्या अंतर है। पहला प्रकार है कि एमेच्योर बॉक्सिंग को खेलते हुए आप ओलंपिक खेलों तक, एशियाई खेलों तक
या फिर कॉमनवेल्थ खेलों तक प्रतिभाग कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है एमेच्योर बॉक्सिंग को कुछ इस प्रकार से जाना जा सकता है, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, बॉक्सिंग गियर्स। तो एमेच्योर बॉक्सिंग में बॉक्सिंग गियर्स कुछ इस प्रकार से हैं। आपके सर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेड गियर है और प्लस बॉडी में, पूरा बॉडी में आपके ट्रंक एवं अपर पहना जाता है, जिसके 2 कलर हो सकते हैं, पहला ब्लू कॉर्नर और दूसरा रेड कॉर्नर, जो कि अपने अपने कॉर्नर्स को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा प्रकार हम समझ सकते हैं बॉक्सिंग रिंग के माध्यम से। बॉक्सिंग रिंग एमेच्योर बॉक्सिंग में 18 बाई 18 होना बहुत आवश्यक है। चौथा प्रकार है हाउ टू स्कोर इन एमेच्योर बॉक्सिंग और राउंड्स की संख्या कितनी होनी चाहिए। आईबा, जो कि एमेच्योर बॉक्सिंग का इंटरनेशनल फेडरेशन है, एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसका नाम है, उसके हिसाब से एमेच्योर बॉक्सिंग में 3 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं और 1 मिनट का प्रत्येक राउंड के बीच में ब्रेक लिया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि एमेच्योर बॉक्सिंग में स्कोरिंग कैसे होती है। तो एमेच्योर बॉक्सिंग में स्कोरिंग के लिए एकल स्कोरिंग प्रणाली है। आप जितने मुक्के टारगेट्स पे मारते हैं उस हिसाब से आपकी स्कोरिंग की जाती है। एमेच्योर बॉक्सिंग में किसी भी प्रकार की पर्स मनी नहीं दी जाती है। इसमें मेडल देकर के खिलाड़ी को सम्मानित किया जाता है या पुरस्कृत किया जाता है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग यानी व्यावसायिक मुक्केबाजी को भी हम इन्हीं प्रकारों के रूप में समझाएंगे जो एमेच्योर बॉक्सिंग के समीचीन है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है और क्या प्रकार है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग से आप वर्ल्ड टाइटल यानी वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक प्रतिभाग कर सकते हैं। इसमें एशिया लेवल पे या कॉन्टिनेंटल लेवल पे भी आप प्रतिभाग कर सकते हैं, लेकिन आपको पुरस्कार या इनाम स्वरूप बेल्ट और पर्स मनी दिया जाता है। दूसरा प्रकार है बॉक्सिंग गियर्स। तो बॉक्सिंग का सामान प्रोफेशनल बॉक्सिंग को खेलते हुए या प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एमेच्योर बॉक्सिंग की तुलना में कुछ भिन्न होता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से, जैसा आप देख रहे हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में किसी भी प्रकार का कोई हेड गियर नहीं होता और कॉर्नर्स को दर्शाने के लिए किसी विशेष रूप के कलर का कोई ट्रंक नहीं पहना जाता है। यहाँ पे केवल एक ट्रंक आप पहन सकते हैं, वो भी आप किसी भी कलर का। तीसरा प्रकार है बॉक्सिंग रिंग, क्योंकि बॉक्सिंग रिंग के माध्यम से हम एमेच्योर तथा प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बीच का अंतर समझ सकते हैं। तो मार्क्विस और क्वींसबेरी के नियमानुसार, जैसे हमने पढ़ा है कि 24 बाई 24 का रिंग होना चाहिए, लेकिन बाद में इसमें सुधार करके और बाउट्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 18 फीट बाई 18 फीट तथा 16 फीट बाई 16 फीट का रिंग बनाया गया। भारत में मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग का आगमन। ब्रिटिश काल में भारत में बॉक्सिंग की शुरुआत 25 मई सन 1900 को मानी जाती है और यह मुकाबला एक भारतीय तथा एक एंग्लो इंडियन के मध्य खेला गया। ऑस्ट्रेलियाई मुक्केबाज का नाम था जैक मॉकडेल्फी वर्सेस इंडियन, जो एंग्लो इंडियन भारतीय मुक्केबाज था उसका नाम था हैरी ब्रोफी। इन दोनों के मध्य पहला भारतीय इतिहास का पहला बॉक्सिंग मैच खेला गया, जो कि पूर्ण रूप से प्रोफेशनल था और इसमें ऑस्ट्रेलियाई मुक्केबाज ने एंग्लो इंडियन भारतीय मुक्केबाज को दूसरे राउंड में शिकस्त दी। वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ यह क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ब्रिटिशों ने भारत के अनेक राज्यों में बॉक्सिंग के मुकाबले कराए, जिसमें वेस्ट बंगाल तथा बॉम्बे बहुत प्रसिद्ध हुए। बॉम्बे में भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बहुत सारे मुकाबले किए जाते रहे, लेकिन दूसरी ओर प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अलावा
एमेच्योर बॉक्सिंग की शुरुआत भी हो चुकी थी। सन 1920 में दोराबजी टाटा के द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें 17 राज्य सम्मिलित थे और इस पूरे संगठन को इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा स्वीकृत किया गया। और इसके बाद जो है हॉकी, फुटबॉल एवं बॉक्सिंग इसके प्रमुख खेल माने जाने लगे। ओलंपिक कमेटी की देखरेख में सन 1925 में भारत में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए सबसे पहली गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई, जिसका नाम था बॉम्बे एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन, जिसके संस्थापक एच.वी. पॉइंटन थे। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1925 के बाद भारत में स्थानीय रूप पर एमेच्योर बॉक्सिंग के मुकाबले होते रहे, लेकिन उनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है एवं कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं है। सन 1949 25 फरवरी को मेजर एफ.जी. बेकर के सानिध्य में एक संगठन सामने आया जिसका नाम था इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन। एच.वी. पॉइंटन इसके प्रेसिडेंट थे और मेजर एफ.जी. बेकर को इस संगठन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई था। और पहली नेशनल चैंपियनशिप सन 1950 को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा बहुत से राज्यों के बॉक्सर्स ने प्रतिभाग किया, लेकिन मिडिल वेट में कैप्टन हरि सिंह थापा, जो कि तत्कालीन उत्तराखंड के खिलाड़ी थे, बंगाल इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सर्वप्रथम बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता और कैप्टन हरि सिंह थापा को भारत का पहला इंटरनेशनल बॉक्सर भी माना जाता है। सन 1958 को पहली एशियाई चैंपियनशिप, जिसमें भारतीय बॉक्सिंग तथा एशियाई बॉक्सिंग को जगह मिली थी, उसमें कैप्टन हरि सिंह थापा ने रजत पदक जीता और वह भारत के सबसे पहले इंटरनेशनल मुक्केबाज कहलाए।